नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सबसे पहले हम आपको उत्तराखंड से कैलाश दर्शन का नया फॉर्मूला बताएंगे। इस खबर से शी जिनपिंग की टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि अब भगवान शिव के कैलाश पर्वत को देखने के लिए चीन के कब्जे वाले तिब्बत जाने की जरूरत नहीं होगी। फिर आएगा एक देश एक कानून वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड का पहला ट्रेलर। उत्तराखंड यूसीसी का फर्स्ट लुक आउट हो चुका है और टीवी9 भारतवर्ष के पास उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी है। इसे आप देश में लागू होने वाले यूसीसी का ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। फिर देखिएगा दिल्ली की सीएम वर्सेस राज्यपाल की जंग जैसे तरंगे कैसे तमिलनाडु में उठी हैं। पहले राज्यपाल की ओर से बिजली मंत्री की बर्खास्तगी और फिर उनके यू टर्न के बाद यहां सियासी तापमान की गर्मी महसूस की जा सकती है। बात मणिपुर की भी, जहां आज मुख्यमंत्री एन बीरेन ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो नाजुक हालात में पद नहीं छोड़ सकते हैं। आज राहुल गांधी ने भी मणिपुर के मोइरांग में रिलीफ कैंप का दौरा किया और राज्यपाल से मुलाकात करते वक्त शांति बहाली की अपील की। दिल्ली और केंद्र के अध्यादेश वाली लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। केजरीवाल सरकार ने अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग वाले ऑर्डिनेंस के खिलाफ याचिका दायर की है। आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा कि वो 3 जुलाई को आप कार्यालय में अध्यादेश की प्रतियां जलाएंगे। आपकी सेहत की सत्ता से जुड़ी खबर यह कि डाइट कोक पीने से कैंसर हो सकता है। यह दावा WHO ने किया और कहा कि इसमें मिले स्वीटनर एस्पार्टिम से कैंसर का खतरा है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर एस्पार्टिम के ऐसे पदार्थों की लिस्ट में डालेगा जिनसे कैंसर का जोखिम होता है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर पर 50 लाख का जुर्माना लगाया है। ट्विटर ने कुछ अकाउंट, ट्वीट और URL ब्लॉक करने के केंद्र के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि ट्विटर को सरकार के आदेशों का पालन करना चाहिए था। तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं उन करोड़ों लोगों की जो कैलाश पर्वत मानसरोवर की यात्रा की चाहत रखते हैं। आज हर हिंदुस्तानी के दिल में इस बात का दर्द है कि हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र कैलाश पर्वत दुश्मन मुल्क चीन के कब्जे में है। उस चीन के कब्जे में जो हमेशा यात्रा में नए नए पेंच लगाकर तो कभी एक्स्ट्रा टैक्स लगाकर भारतीयों की आस्था से खिलवाड़ करता रहता है। लेकिन आज सत्ता के न्यूज मित्रों को हम ऐसी खुशखबरी देने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आपके मन में कैलाश पर्वत वाले क्षेत्र पर चीन का कब्जा होने का दर्द थोड़ा कम होगा, क्योंकि अब बिना चीन की सीमा में गए, बिना चीन का वीजा लिए, बिना चीनी सैनिकों से चेकिंग करवाए हिंदुस्तान की सीमा से ही कैलाश पर्वत के दर्शन संभव होंगे और इसका प्रबंध उत्तराखंड में किया जा रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की लिपुलेख पहाड़ी से कैलाश पर्वत का व्यू पॉइंट मिलेगा। दावा है कि वहां से कैलाश पर्वत साफ साफ दिखाई देता है। उस व्यू पॉइंट से कैलाश पर्वत की हवाई दूरी करीब 50 किलोमीटर है। आपको बता दें कि लिपुलेख की पहाड़ी 18,000 फीट की ऊंचाई पर है। मतलब ये कि अद्भुत, अलौकिक, अनोखा कैलाश पर्वत, उसे देखने के लिए चीन की सीमा में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से कैलाश पर्वत का दिव्य दर्शन संभव हो पाएगा। कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए अब तक भारत पड़ोसी चीन के ऊपर निर्भर था, लेकिन अब यह निर्भरता कुछ हद तक खत्म हो सकती है। आपको बताएंगे कैलाश पर्वत का महत्व क्या है और भारत के लिए क्यों यह इतना अहम है। लेकिन पहले यह जानिए कि भारतीय सीमा में कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए इस जगह की जानकारी कैसे मिली। दर्शन के इस नए रास्ते को स्थानीय ग्रामीणों ने तलाशा। ग्रामीणों की सूचना पर अफसरों और विशेषज्ञों की टीम चोटी पर पहुंची। अफसरों ने दर्शन पॉइंट तक जाने के लिए रूट का सर्वे किया। इसके बाद पर्यटन सचिव की ओर से संयुक्त टीम बनाई गई। लिपुलेख, ओम पर्वत आदि कैलाश का निरीक्षण किया गया। पर्यटन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने इसका सर्वे किया। यात्रा के रूट पर ठहरने, खाने की व्यवस्था को लेकर भी निरीक्षण किया गया। बताया जा रहा है कि संयुक्त टीम जल्द अपनी रिपोर्ट पर्यटन मंत्रालय को सौंपेगी। संयुक्त टीम की रिपोर्ट आने के बाद नए दर्शन पॉइंट पर काम शुरू होगा। उत्तराखंड में कैलाश पर्वत का व्यू पॉइंट मिलने के बाद अब इसे पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करने की बात की जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर क्या कहा, अब ये सुन लेते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी हमारी धारचूला से आगे को जो जाएगी पिथौरागढ़ जनपद में, वो रोड से ही हो पाएगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव है। पूरे देश भर के लोग, दुनिया भर के लोग बाबा कैलाश के भी दर्शन कर पाएंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करता हूं। तो श्रद्धालु पहले सड़क मार्ग से धारचूला पहुंचेंगे, उसके बाद बूढ़ी के रास्ते से नाभी डांग तक पहुंचेंगे, उसके बाद नाभी डांग से 2 किलोमीटर ऊपर लिपुलेख की पहाड़ी पर जाएंगे।
दावा है कि 4 से 5 दिन की यात्रा करके कैलाश पर्वत के दर्शन किए जा सकते हैं। कुछ सेकंड की न्यूज रील में देखिए कैसे कैलाश पर्वत का व्यू पॉइंट मिलने के बाद मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक सब एक्शन में आ गए। एक टीम ओल्ड लिपू लेक पास, जहाँ से हमारा माउंट कैलाश के दर्शन भी होते हैं, उस पास पे भी गई थी। उस एरिया को कैसे टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया जा सकता है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, उन सभी चीज़ों पे वहाँ पे विचार विमर्श करके अभी एक प्लान हम लोग देंगे। एंड इसमें आर्मी हो, हमारे जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज है, सभी के भी पॉइंट ऑफ व्यू लेके हम लोग एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। एंड हम होप करते हैं कि उस पर कुछ कार्रवाई होगी तो वहाँ पर हम लोग टूरिज्म को बढ़ावा कर सकेंगे। ओल्ड लिपू पास एक स्थल है जहाँ से कैलाश दिखता है, तो हम लोग वहाँ गए थे और वहाँ से देखा हमने काफ़ी अच्छा कैलाश का व्यू वहाँ दिख रहा है। और जो गाड़ी जाती है हमारा नाभिढांग से 9 किलोमीटर आगे है, फिर वहाँ से लगभग 1.1 किलोमीटर पैदल है, खड़ी चढ़ाई है। तो लगभग ये मानो 17,500-18,000 हज़ार की हाइट में है और वहाँ से पास। और अब आपको बताते हैं कि फिलहाल कैलाश मानसरोवर यात्रा में अलग अलग रूट पर कितने दिन लगते हैं। पहला रूट है उत्तराखंड के लिपुलेख पहाड़ी के रास्ते, जिसमें लगभग 1,60,000 रुपए और 24 दिन लगते हैं। दूसरा रूट है सिक्किम के रास्ते, जहां नाथुला पास से होकर कैलाश पर्वत तक जाना होता है। इस रूट से ये पूरी यात्रा में लगभग 21 दिन लगते हैं। हर यात्री को लगभग 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तीसरा रास्ता नेपाल से है, जिसमें शिव भक्त काठमांडू से कैलाश पर्वत तक जाते हैं। इन तीनों रास्तों पर कम से कम 14 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन का समय लगता है और बड़ा खर्च आता है। जो लोग इससे बचते हुए दूर से दर्शन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए उत्तराखंड का कैलाश व्यू पॉइंट भविष्य में एक अच्छा विकल्प बन सकता है। और अब आपको बताते हैं कि भारतीयों की मानसरोवर यात्रा से कितना चिढ़ता है चीन। सही मायनों में शिव भक्तों के कितने बड़े दुश्मन हैं जिनपिंग। हाल ही में चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर नियम बहुत कड़े कर दिए थे और यात्रा पर लगने वाली कई तरीके की फीस अचानक बढ़ा दी थी। तीर्थयात्रियों को वीजा देने के लिए शारीरिक रूप से उपस्थित होना पड़ता था। ऑनलाइन आवेदन नहीं चलता है, यानी यात्री को पहले चीनी दूतावास के चक्कर काटने पड़ेंगे, उसके बाद काठमांडू या दूसरे बेस कैंप पर बायोमेट्रिक पहचान की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। वीजा पाने के लिए कम से कम 5 लोगों का समूह होना जरूरी है। इसमें से 4 लोगों को अनिवार्य तौर पर वीजा के लिए खुद पहुंचना होगा। अगर तीर्थयात्री अपनी मदद के लिए नेपाल से किसी वर्कर या हेल्पर को साथ रखता है तो $300 यानी 24,600 रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगे। इस शुल्क को ग्रास डैमेजिंग फी कहा जाता है। चीन का कुतर्क देखिए, उसने ये नियम ये कहते हुए बनाया कि यात्रा के दौरान कैलाश पर्वत के आसपास की घास को नुकसान पहुंचता है। इसकी भरपाई यात्री और उसके साथ आने वाले लोगों से ही की जाएगी। और किसी वर्कर को साथ रखने के लिए 15 दिनों की 13,000 रुपए की प्रवास फीस भी ली जाएगी। पहले ये सिर्फ 4,200 रुपए थी। इस तरह भारतीय नागरिकों को यात्रा के लिए 1,60,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक प्रति व्यक्ति खर्च करने होते हैं। 2019 में यह खर्च करीब 90,000 रुपए पड़ता था। ये बड़ा खर्च है जिसे हर श्रद्धालु वहन नहीं कर सकता। जिनपिंग और उनकी सरकार की ये हरकतें निंदनीय हैं। शिव भक्त उन्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे। कोई उदार सत्ता होती तो श्रद्धालुओं के लिए इस तरीके का प्रपंच बिल्कुल नहीं रचती। लेकिन अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा की इच्छा रखने वालों के लिए एक दूसरा विकल्प उत्तराखंड में तैयार हो रहा है, जो बहुत ही शुभ संकेत है। हालांकि इस विकल्प में सिर्फ दूर से कैलाश पर्वत के दर्शन ही हो सकेंगे। कैलाश पर्वत की परिक्रमा करना और मानसरोवर झील में पवित्र डुबकी लगाना संभव नहीं होगा। इसके लिए चीन के सख्त नियमों और बड़े खर्च की चुभन को सहना ही होगा। फिर भी एक बड़ी शुरुआत तो हुई है। कैलाश पर्वत से जुड़ी इस कुंजी के अंत में एक और जानकारी आपको दे देते हैं। कैलाश पर्वत कभी भारत का हिस्सा था, लेकिन आज वो चीन के कब्जे में है, जिस वजह से शिव भक्तों के मन में एक टीस रहती है। कुछ बिंदुओं पर गौर कर लीजिए। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें चीन ने कैलाश और मानसरोवर पर कब्जा कर लिया था। अब यहां पहुंचने के लिए चीनी पर्यटक वीजा लेना होता है। चीनी सैनिकों की चेकिंग और तरीके की सुरक्षा प्रक्रिया के बाद ही मानसरोवर पहुंचा जा सकता है। और सत्ता में अब बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच अधिकारों को लेकर जंग छिड़ी हुई है और 24 घंटे से आदेश विरोध और यू टर्न वाला हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है।
ये सत्ता और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है, इसके बारे में आपको पता जरूर होना चाहिए। इस खबर की कुंजी खोलें उससे पहले एक वीडियो पर गौर कीजिए। आज से 16 दिन पहले 14 जून को सत्ता में हमने ये तस्वीरें दिखाई थी। हमने तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल को हिरासत में लिए जाने के वक्त हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को उस वक्त मिला था, वो आपको दिखाया था। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी ने तमिलनाडु के बिजली मंत्री से पहले कई घंटे तक पूछताछ की और फिर उन्हें हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे थे। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे से यही बिजली मंत्री वी सेंथिल फिर से सुर्खियों में हैं और इसकी वजह है तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि का एक फैसला। उस फैसले को लेकर हुआ राजनीतिक बवाल और फिर राज्यपाल का यू टर्न। दरअसल राज्यपाल ने जेल में बंद मंत्री सेंथिल बालाजी को गुरुवार को कैबिनेट से बर्खास्त करने का आदेश दे दिया। राज्यपाल ने यह हवाला देते हुए आदेश जारी किया था कि वी सेंथिल बालाजी के मंत्रिपरिषद में बने रहने से निष्पक्ष जांच पर गलत असर पड़ेगा। राज्यपाल के इस आदेश का मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने विरोध किया और कहा कि राज्यपाल के पास किसी मंत्री को कैबिनेट से बर्खास्त करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। विरोध के कुछ ही घंटों के अंदर राज्यपाल ने बालाजी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के आदेश को स्थगित कर दिया। मुख्यमंत्री को कल देर रात भेजे पत्र में राज्यपाल ने कहा कि वो इस कदम को लेकर अटॉर्नी जनरल से विचार विमर्श करेंगे और उनसे कानूनी सलाह लेंगे। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद राज्यपाल के इस फैसले को पलटा गया। राज्यपाल ने तो अगले आदेश तक अपने फैसले पर ब्रेक लगा दिया है, पर अब यह मामला अधिकारों की लड़ाई का बड़ा मुद्दा बन गया है। पूरे घटनाक्रम के बाद एक बार फिर से राज्यपाल की शक्तियों और संवैधानिक अधिकार को लेकर बहस शुरू हो गई है। அவருக்கு அந்த அதிகாரம் கிடையாது. நான் சட்ட ரீதியாக நாங்கள் சந்திப்போம். Opposition leader, the Honorable Chief Minister now, Through MK Stalin ji, as opposition leader, has categorically requested the Honorable Governor then in 2016 and 18 to dismiss a minister from the ADMK government. Now in 2023, he calls this a constitutional crisis. மாண்புமிகு அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி விவகாரத்தில் அவரை பதவி நீக்கம் செய்யக்கூடிய எந்த அதிகாரமும் சட்டப்படி ஆளுநருக்கு கிடையவே கிடையாது. சட்டப்படியும் கிடையாது, அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய அடிப்படையிலும் ஆளுநருக்கு அந்த அதிகாரம் இல்லவே இல்லை என்பதையும். It's a sheer waste of taxpayers' money. He continuing as a minister without a portfolio and he's been arrested. And yes, there is an ultimatum of 2 months' time, 60 days' time from the Supreme Court. And he is going to be get convicted for his offense of scam. The governor has no right as per the constitution. But this governor has never respected constitution. This is a constitutional post. But he had never respected constitution. Governor is constitutional head of the state. He has got a right to dismiss because he upset the ministers. Mr. Senthil Balaji was appointed the governor and is dismissed. He has given the reasons as to he was dismissed. ये तो मैं कंडेम कर रहा हूँ कि DMK को सताने के लिए, स्टालिन के गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये पूरी कोशिश चल रही है, लेकिन DM तो अधिकारों के इस मामले को संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के लेंस से भी देख लेते हैं। संविधान के आर्टिकल 164(1) में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति गवर्नर करेगा। कैबिनेट के बाकी मंत्री CM की सलाह पर गवर्नर के जरिए ही नियुक्त किए जाएंगे। मंत्री तब तक सरकार में शामिल रहेंगे जब तक गवर्नर को ठीक लगता रहेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने गवर्नर के अधिकारों को और स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था। 1974 में शमशेर सिंह बनाम पंजाब सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था। बेंच ने कहा था कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम कर सकता है। वो अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ CM की सलाह पर ही कर सकता है।
राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह के खिलाफ राज्य के भीतर एक अलग समानांतर सरकार चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इससे पहले 1970 में संजीवनी नायडू बनाम मद्रास सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं और सरकार का संचालन मंत्रिपरिषद की तरफ से किया जाता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर ही कोई फैसला ले सकते हैं। संविधान के अनुसार राज्यपाल खुद से कोई फैसला नहीं कर सकते। संविधान राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के खिलाफ या उसकी सलाह के खिलाफ काम करने का विवेकाधीन अधिकार नहीं देता है। संवैधानिक एक्सपर्ट्स की माने तो गवर्नर के पास ऐसी शक्ति नहीं है कि वो राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री को सीधे बर्खास्त कर दें। संविधान में शक्तियों के बंटवारे में यह निर्धारित किया गया। ऐसा सवाल ये जो उठा है, इसका जो कारण है वो संविधान में भी है, जो कि जो कोई भी मिनिस्टर होता है वो उसकी जो टेन्योर है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर है। इसका मतलब है गवर्नर जब तक चाहे तब तक वो मिनिस्टर रहता है। लेकिन साथ में उसी संविधान ने डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रावधान दिया हुआ है, जिसके मद्देनज़र जो कैबिनेट होता है वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, न कि गवर्नर को। तो ऐसे में जो गवर्नर ने पावर इस्तेमाल किया है बहुत ही ऑड है, ऐसा होता नहीं है। वैसे अक्सर राज्यपाल RN रवि जहां जाते हैं विवाद उनका पीछा करते हुए वहीं पहुंच जाते हैं। सितंबर 2021 में RN रवि ने तमिलनाडु के राज्यपाल के तौर पर कार्यभार संभाला था। इसके बाद से राज्य में राजभवन और सरकार के बीच तनाव बना हुआ है। पिछले साल स्टालिन सरकार ने यह आरोप लगाते हुए RN रवि के कार्यक्रमों को बहिष्कार करने का ऐलान किया था कि स्टालिन सरकार द्वारा की गई कई कैबिनेट सिफारिशों और 1 दर्जन पारित विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल ने देरी की। RN रवि और स्टालिन सरकार के बीच तमिलनाडु का नाम बदलकर तमिशगम करने के मुद्दे पर भी विवाद हुआ था। राज्यपाल ने तर्क देते हुए कहा था कि नाडु शब्द का मतलब राष्ट्र से है, जो अलगाववाद की ओर इशारा करता है। तमिलनाडु से पहले RN रवि नागालैंड के राज्यपाल थे। वहां भी उनकी नियुक्ति के 1 साल के अंदर ही विवाद हो गए थे। वर्ष 2020 में नागा समूह के साथ उनकी बातचीत भी बाधित हो गई थी, क्योंकि उन्होंने RN रवि के साथ बात करने से इनकार कर दिया था और केंद्र से वार्ताकार बदलने की अपील की थी। बाद में RN रवि ने नागा शांति वार्ता में वार्ताकार के पद से इस्तीफा दे दिया था और उनका ट्रांसफर तमिलनाडु कर दिया गया था। और सत्ता में अब बात उस यूनिफॉर्म सिविल कोड की जिसे आप UCC का ऐसा सीमेंट कह सकते हैं, जिसे सभी धर्मों को एक कानून से जोड़ने की तैयारी इस देश में शुरू हो चुकी है। लेकिन इस देश में ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके दिमाग की नसें UCC का नाम सुनते ही दर्द करने लगती हैं। उनमें एक डर दौड़ने लगता है। वो डर है शादी विवाह, तलाक और संपत्तियों के मामले में एक स्पेशल और प्रीमियम डिस्काउंट के खत्म होने का। लेकिन ऐसे लोगों के लिए आज उत्तराखंड से चोट पहुंचाने वाली खबर आई है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार हो चुका है और अब बहुत जल्द देवभूमि में UCC लागू हो सकता है। लेकिन सत्ता में आज उत्तराखंड के UCC की बात करना क्यों जरूरी है, सबसे पहले वो समझ लीजिए। दरअसल उत्तराखंड का UCC देश के पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का ब्लूप्रिंट है। उत्तराखंड का UCC भारत में कॉमन सिविल कोड को लागू करने का एक बहुत जरूरी मॉडल है। UCC से इस देश में हिंदुओं, मुस्लिमों, सिखों और ईसाइयों के साथ क्या क्या बदलेगा, उत्तराखंड का UCC ड्राफ्ट उसका संकेत है। अब से थोड़ी देर में हम आपको उस ड्राफ्ट की एक्सक्लूसिव डिटेल दिखाने वाले हैं। इसके अलावा माना जा रहा है कि उत्तराखंड के UCC से पूरे देश के लिए तैयार किए जा रहे सिविल कोड ड्राफ्ट में कुछ सुझाव शामिल किए जा सकते हैं। यानी उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड राष्ट्रीय स्तर पर UCC को लागू करने में मददगार साबित होगा। अब सत्ता में हम आपको कुछ जो बताने जा रहे हैं उसका एक एक शब्द बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि अब बारी है उत्तराखंड में लागू होने वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड के फर्स्ट लुक की। यही बदलाव आपको देश के UCC में भी देखने को मिल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक UCC की ड्राफ्टिंग कमेटी ने इस बात की सिफारिश की है कि विवाह पर सभी धर्मों में एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बहुविवाह सिस्टम पर रोक लगने की भी सिफारिश की गई है। उत्तराखंड के UCC ड्राफ्ट के मुताबिक अब सभी के लिए शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र
18 साल करने का सुझाव दिया गया है। सिफारिश की गई है कि तलाक के लिए सभी धर्मों में एक व्यवस्था हो। पर्सनल लॉ के तहत तलाक प्रतिबंधित किए जाएं। तलाक में दोनों ही पक्षों के लिए समान नियम होने चाहिए और सभी के अधिकार भी समान होने चाहिए। संपत्ति बंटवारे पर अहम बात यह कि सभी धर्मों में महिलाओं को समान हक मिलने की बात कही गई है, क्योंकि अभी जिन लोगों ने अपने अपने कानून बना रखे हैं उनमें महिलाओं के साथ असमानता होती है। इसी तरह तलाक के बाद बच्चों के संरक्षक तय किए जाएं और साथ ही सभी धर्मों में गोद लेने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया जाए। यानी उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट को आप एक देश एक कानून का ट्रेलर भी कह सकते हैं। अब उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट पूरी तरीके से तैयार किया जा चुका है। जल्द इसे ड्राफ्टिंग कमेटी की ओर से राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई ने बताया कि इस ड्राफ्ट को तैयार करने से पहले सभी धर्मों के लोगों से बात की गई, राजनीतिक दलों से भी राय ली गई और इस तरह करीब 20,000 लोगों से सलाह मशवरे के बाद उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया गया। इसी के साथ उत्तराखंड में यूसीसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। From the border village, tribal village Mana, and visited 40 different places in the state, covering all the districts. हमने सब कुछ देखा है, जो प्रिवेलेंट पर्सनल लॉ है वो सब स्टडी करके हमने हमारा ड्राफ्ट बनाया है। हमारे जब आप ड्राफ्ट पढ़ेंगे आपको लगेगा कि इस कमेटी ने सब कुछ कंसिडर किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी जस्टिस सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में वो कमेटी ने 1 साल से अधिक समय से लोगों के बीच में जाके काम किया है। ड्राफ्ट लगभग पूरा होने की ओर है। जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम उसका अवलोकन करेंगे। हमारे जो इस विषय के जानकार हैं उन सभी से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होती है उसको आगे की कार्रवाई में बढ़ाएंगे। वैसे आज सुबह से आपने कई ब्रेकिंग न्यूज में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक और बात सुनी होगी कि मोदी सरकार इसी मॉनसून सत्र में यूसीसी बिल लाने की तैयारी कर रही है। लेकिन हम सत्ता के न्यूज मित्रों को बता दें कि फिलहाल ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि यूसीसी का ड्राफ्ट अभी तक तैयार नहीं हुआ है, जबकि मॉनसून सत्र की शुरुआत 17 जुलाई से होने की उम्मीद है। लेकिन एक बात बिल्कुल सच है कि मोदी सरकार यूसीसी लाने में अब ज़्यादा देर नहीं करना चाहती, क्योंकि सरकार की सारी मशीनरी एक्टिव हो चुकी है और यूसीसी पर इसी 3 जुलाई को कुछ बड़ा होने वाला है। कानून से जुड़ी संसद की स्थायी समिति 2 अहम बैठकें करने वाली है। 3 जुलाई को संसदीय समिति 2 राउंड की बैठक करेगी। इसमें वो लॉ कमीशन और कानून मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग करेगी। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी 30 सदस्यों वाली संसदीय पैनल के अध्यक्ष हैं और इसी पैनल ने पिछले साल गोवा के पुर्तगाली सिविल कोड की स्टडी के लिए वहां का दौरा भी किया था। यानी यूसीसी हमेशा से ही बीजेपी सरकार का एक अहम एजेंडा रहा है और इस पर काफी वक्त से काम भी हो रहा है। लेकिन अब यह इंतजार खत्म होने वाला है और जल्द आने वाले कुछ महीनों में यूसीसी इस देश में लागू हो सकता है। 3 जुलाई की जो बैठक है उसके अंदर जो लॉ कमीशन है और जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट है, उनको आमंत्रित किया गया है ताकि जो कॉमन सिविल कोड पर जो 11th लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट थी, जो कंसल्टेशन पेपर था, उसमें क्या है, उसके क्या हाइलाइट्स हैं, उसके बारे में ब्रीफ करने के लिए उन लोगों को बुलाया है। और सारे एमपीज़ रहेंगे, फिर उनके जो सवाल जवाब होंगे उनका वो लोग जवाब देंगे। कमेटी में तो सभी पार्टी के लोग हैं और वहाँ पर इस पर डिस्कशन होगा 3 जुलाई को। आवश्यकता होगी तो बाद में भी मीटिंग होगी। तो जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उत्तराखंड में हो रही है, देश में हो रही है, क्या आप जानते हैं कि वो यूसीसी देश के एक राज्य में पिछले 154 सालों से लागू है। इस राज्य का नाम है गोवा, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड साल 1869 से पुर्तगाल शासन के दौर से ही लागू है। इतना ही नहीं, साल 1961 में जब भारत में गोवा का विलय हुआ था तब भी यूसीसी को बरकरार रखा गया था। यानी गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड के नियम लागू हैं और गोवा की 15.5 लाख आबादी इन नियमों का पालन कर रही है। गोवा में सभी धर्मों के लिए बिना तलाक एक से ज्यादा शादी करना जुर्म है। गोवा में बेटे और बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार दिए गए हैं। तलाक
संपत्ति बंटवारे में भी महिलाओं को समान हक मिलता है और 66% हिंदू, 25% ईसाई और करीब 8.5% मुसलमान भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के इन कानूनों को फॉलो कर रहे हैं। हमने आपको सत्ता में दिखाया था कि विवाह और तलाक समेत सिविल लॉ के मामलों को लेकर कैसे कुछ धर्मों ने अपने कानून बना लिए हैं। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग एक कानून के दायरे में आते हैं, लेकिन मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी धर्म के लोग उस कानून को नहीं मानते हैं। और इन कानूनों के आधार पर जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी होती है वो हैं महिलाएं। विवाह और तलाक के साथ साथ संपत्ति बंटवारे के सिस्टम में, यानी फिर कानूनी अधिकार दिए जाने के मामले में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। बेटियों को संपत्ति में अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसके बाद हिंदू बेटियों को पिता की संपत्ति में भी बेटों जितना अधिकार सुनिश्चित हुआ। अब यूसीसी पैनल चाहता है कि यह अधिकार मुस्लिम महिलाओं को भी मिले, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक बेटों को पिता की संपत्ति में बेटियों की तुलना में दोगुनी हिस्सेदारी होती है। सिर्फ हिंदू पर्सनल लॉ में बच्चे को कानूनी तौर पर गोद लेने और उन्हें बायोलॉजिकल बच्चों के समान अधिकार देने की इजाजत है, लेकिन मुस्लिम, पारसी, यहूदी धर्मों में बच्चों को गोद लेने की इजाजत तो है, लेकिन गोद लिए बच्चों को जैविक संतानों की तरह अधिकार नहीं दिया जाता। यूसीसी पैनल चाहता है कि यह समानता खत्म होनी चाहिए। इसी हिंदू कोड बिल के मुताबिक 18 साल से पहले लड़की की शादी अपराध मानी जाती है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में 15 साल की उम्र में भी शादी की छूट होती है। अब यूसीसी का पैनल लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र को 18 साल कर सकता है। यही बातें मजहब के कुछ ठेकेदारों के गले में अटक रही हैं और इसलिए कॉमन सिविल कोड का कम्युनल संस्करण बनाकर यूसीसी का विरोध किया जा रहा है। तो 370 समाप्त हुआ, राम जन्मभूमि का महान मंदिर दुनिया का बन रहा है। 3 तलाक समाप्त हुआ कि नहीं, तो हमने विरोध किया था ना। उसी प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा। यूसीसी इस देश की जरूरत नहीं है, यूसीसी बीजेपी की जरूरत है कि किसी तरह हिंदू मुसलमान के बीच में दीवार खड़ी कर दी जाए। आपने किसी मुसलमान नेता को देखा है जिसने कहा हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट होना चाहिए? देखिए, यूसीसी हमारी प्राथमिकता पे है, हमारे संकल्प पत्र में है और उस संकल्प पत्र के कारण ही हमें लोगों ने बहुमत दिया था और हमारी सत्ता में है। इसलिए हमारी प्राथमिकता है कि यूसीसी लागू करना। यूसीसी से किसी का भी नुकसान नहीं होने वाला, हर जाति, धर्म, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सभी को लाभ होगा। It was a constitutional assurance that UCC will be implemented when the minorities agree. There has been no consensus on this issue. So TMC would oppose UCC rollout at this time. Any such law cannot be concerned with the way you solemnize your marriage, your customs, your rituals, your practices. They are not targeted by the law. What the law seeks to achieve, यूनिफॉर्मिटी ऑफ जस्टिस। आज हम जब जानते नहीं कि यूसीसी में क्या करना चाहते हैं तो हम इस पर क्या कह सकते हैं। हम तो सिर्फ ये मानते हैं कि अगर यूसीसी ऐसा है कि किसी पे कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा तो सब स्वीकार करेंगे, और अगर यूसीसी ऐसा है कि लोगों की आस्थाओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा तो यकीनन हमको उन लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा कि यूसीसी से हम नहीं सहमत हैं। तो आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में भी जोरदार बहस हुई। मैंने खुद इस शो में शामिल हुए मेहमानों से कुछ चुपते हुए सवाल पूछे। उस बहस का एक हिस्सा भी आपको दिखा देते हैं। मुस्लिम समुदाय की जो आपत्तियां हैं उसमें यूसीसी में संभावना है बहु विवाह पर रोक, और परंपरा यह है कि इस्लाम में बहु विवाह की इजाजत है। ठीक है, ये इससे आप इत्तेफाक रखते हैं। दूसरा, बच्चा गोद लेने के लिए समान नियम यूसीसी में होंगे, जबकि परंपरा है बच्चा गोद लेने का रिवाज नहीं है। सहमत हैं आप इससे? ये है। तीसरा, बेटे बेटी को बराबर का हक
विरासत बेटे के पास रहेगी। मुस्लिम समुदाय में ये अभी तक की परंपरा है। सहमत हैं आप इस बात को लेकर के? जी 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 आगे देखते हैं। नहीं पता चल जाएगा आपको। यूसीसी में ताली बजाने की बात नहीं। एक ही परिवार में शादी नहीं, परंपरा है करीबी रिश्तेदारों में शादी मंजूर। सही लिखा है ये? बिल्कुल बिल्कुल सही है। आइए अब मुझे एक एक करके आप बताते चलिए। सबसे पहले बेटे और बेटी के अधिकार को लेकर के हम बात कर लेते हैं। रिजवी साहब, अगर दोनों को बराबर का अधिकार मिल जाएगा तो कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं देखिए, ऐसा है कि मैंने कहा ना कि अभी इस पे गौर किया जा रहा है, इस पे ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उस पे बैठ करके बात कर रही हैं कि इसमें क्या हम रास्ता निकाल सकते हैं। क्योंकि जो हमारा आइली और जो हमारा शरई मसला है, ठीक है, उस पे हम ये 1 to 1 बात नहीं कर सकते। कोई फैसला नहीं शरीयत के ख़िलाफ़ जा कर के कर सकते हैं। जी सरना जी बताइए। बात चल रही है यूनिवर्सल कॉमन कोड बिल की। यहाँ तो आप मुसलमानों का बिल लेके बैठ गए हैं जी, उनमें क्या है क्या नहीं है हमें बताया जाए ना जी। एक मिनट सर, एक एक करके आ रहा हूं। मेरी बात पूरी आपके पास भी आ रहा था सरना जी, आ रहा था आपके पास। भाई आपके पास हाँ। सिखों के अपने रीति रिवाज हैं। अब यहाँ आपने लिखा कि वो जो हिंदू है अपने नज़दीकी रिश्तेदार से शादी नहीं कर सकता। जो पंजाबी हिंदू हैं या हम हैं अपने बाप के नहीं कर सकते हैं, वो अपनी मासी की लड़के से शादी करते हैं, चाहे सिख हैं चाहे हिंदू है। बाप की दादे की औलाद से नहीं कर सकते, बाप उनके बुआ से कर सकते हैं, मासी से कर सकते हैं। ये कहाँ के कानून है साहब, कहाँ के कानून? आप एक मिनट बेटा मेरी बात सुनो। ऐसा हिंदू में जी बहुत सारी महाराज जी आपका जवाब जानना चाहते हैं जो इन्होंने कहा। हाँ देख, भारत के अंदर में जो है बहुत से धर्मों को लेकर क्या होता है कि बहुत से जगहों पर जो है बहुत अत्याचार होता है भी। बहुत से संप्रदायों को लेकर बहुत से रीति रिवाज है हमारे, बहुत से जैसे हमारी बहन जो आदिवासी बैठी उनमें अलग अलग रीति रिवाज है। तो ये लेके बहुत सारी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन है। वो सब सारा कन्फ्यूजन कम करने के लिए विशेष रूप से मैं आपकी बात पे बोला नहीं, कन्फ्यूजन जो है वो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, विशेष कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो है वो एक कानून बना रहे जा रहे हैं कि आपके सबका कानून एक होना चाहिए। इसका मतलब यूसीसी में शामिल हो जाना चाहिए, फिर दिक्कत क्या? यूसीसी तो इस्लाम है। यूसीसी का मतलब ये नहीं कि अभी और भी दायरे इसके बढ़ेंगे, चूंकि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है ये तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट का मसला, ये इन्फोर्सेबल है ही नहीं। लेकिन 44 पर अगर डिस्कस हो रहा, शादी होगी तो कैसी होगी? क्या वो कागज पे जो एग्रीमेंट होता कोर्ट में वो होगा, या अग्नि रखकर साथ फेरे पूरे भारत के लोग लगाएंगे? देखिए ये बहस अभी चल रही है और लगता है कि ये बहस और तेज होगी। हालांकि अभी सिर्फ ड्राफ्ट को लेकर के सुझाव मांगे जा रहे हैं। लेकिन देखिए सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। लेकिन अपने न्यूज़ मित्रों से हमारी वही न्यूज़ रिक्वेस्ट कि सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।